हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में फाइन आर्ट्स का 2020 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हम उसको आंसर करेंगे। आप लोगों का ये डिमांड थी कि मैम एक बार आप वो पेपर सॉल्व करके बताइए कि उसको किस तरीके से लिखेंगे जिससे हम लोग को इस बार लिखने में आसानी हो जाएगी, इसीलिए हमने ये वाला पेपर किया है। तो अब देखिए, जो फाइन आर्ट्स का ये जो पेपर है इसका पहला जो सेक्शन है उसमें उसमें क्या है, 6 क्वेश्चंस होते हैं और जैसे कि हमने आपको 1 मार्कर तो पूरे खत्म करवा ही दिए हैं और अगर आपने उसको पढ़ लिया होएगा तो जो ये 1 मार्कर ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और आप इनको आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से उनको पढ़ा हो या फिर पेंटिंग भी पढ़ी हो। जिस तरह से हमने समझाया है कि जो फर्स्ट जो 5 जो वैल्यू पॉइंट्स हैं वो आप याद करिए, अगर आपने उनको याद किया होगा तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सिंबलाइज्ड बाय अशोका चक्र यूज्ड इन इंडियन नेशनल फ्लैग। तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है, जो कि इसमें है एंशिएंट इंडियन कल्चर, मोशन, राइटियस एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ये अशोका चक्र ये सिंबलाइज करता है, तो वो आप लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे, पहले आप आंसर जो लिखेंगे वो 1 ए, आप आंसर शीट में लिखेंगे 1A और फिर जहाँ पे ये तो आप जो आपका जो मार्जिन है वहां पे लिखेंगे और जो आपको लिखने की जगह दी होती है, जो जहाँ पे लाइंस बनी होती है उस जगह पे मार्जिन में नहीं, दूसरी तरफ वहां पे आप इसका नंबर भी लिखेंगे 2 और आप ये पूरा का पूरा ये भी लिखेंगे। ये दोनों इसलिए लिखना होता है क्योंकि बाई चांस आप कभी इसमें गड़बड़ हो जाए तो ये टीचर है वो ये देख सकती है और समझ सकती है कि आपने आंसर सही दिया है। तो आप ये दोनों चीज लिखेंगे और ये वाली पूरी की पूरी ये भी लिखेंगे, जिससे कि आप एकदम डबली श्योर हो जाएं कि आपका कोई भी आंसर गलत नहीं हो रहा है। अब इसका बी सेक्शन है, मेंशन द टाइटल ऑफ द ग्राफिक प्रिंट डन बाय कृष्णा रेड्डी द फेमस कंटेम्प्रेरी इंडियन ग्राफिक आर्टिस्ट विच इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। तो इसका आंसर है वर्लपुल। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे? आप इसको लिखेंगे 1B और फिर आंसर आप क्या देंगे 1 और साथ में लिखेंगे वर्लपूल। इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। और कभी बोर्ड एग्जाम में कभी ऐसा होए कि आपको कोई आंसर नहीं आता हो तो वो आंसर की आप जगह छोड़ दीजिए, उस पेज वो पेज में जितना आपको लगता है उसको जगह चाहिए होगी उतना जगह छोड़ दीजिए। ये मत सोचिएगा कि उसको आप एंड में करेंगे, क्योंकि कई बार उसके 2 नुकसान हैं। एक तो कई बार टीचर्स कंफ्यूज हो सकती हैं कि आपकी सीक्वेंसिंग सही ना हो तो मार्क एलोकेशन में कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, आपको गलत मार्क्स मिल सकते हैं। और दूसरा कि जब आप अपना एग्जाम खत्म कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे बीच में आप देखेंगे कि गैप है तो आप गैप देख के आप समझ जाएंगे कि आपने वो आंसर छोड़ दिया है। नहीं तो कई बार टेंशन में ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपने वो आंसर छोड़ा है और फिर आप उसको लिखना भूल जाते हैं। तो अगर स्पेस होएगी बीच में वो एकदम सही सीक्वेंस में तो आपको याद रहेगा, आपको वो आंसर पता है। और तीसरी चीज ये है कि आपको अगर कोई प्रश्न का आंसर नहीं आता हो, जो कि होना नहीं चाहिए, अगर आप ये मेरे वीडियोस पढ़ रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई आंसर्स नहीं आता हो। साथ में आप इसके नोट्स भी वेबसाइट में आप देख सकते हैं, जो कि हमने इसका लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में। तो वो आपने बाई चांस कभी ऐसा हो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो आपको लिखना जरूरी है, चाहे उसके बारे में आप कुछ भी लिखें, लेकिन लिखिए जरूर, कुछ भी, चाहे उससे रिलेटेड हो नहीं रिलेटेड हो, थोड़ा बहुत भी आपको नियर बाय कुछ पता हो तो आप उसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, बिना अटेम्प्ट नहीं करके आइएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस आपके मार्क्स कम आ रहे हों और सब टीचर चाहते हैं कि बच्चे पास हों और वो चाहती हैं कि वो आपको कहीं पे मार्क्स देके आपको पास कराने की कोशिश करें, चाहे आधा मार्क है 1 मार्क है, तो कुछ भी कहीं पे लिखा होगा तो टीचर वहां पे भी ग्रेस मार्क देके आपको आगे पास करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर आपने आंसर्स ही छोड़ दिए हैं तो वो वाला मैम के पास वो भी ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए लिखना जरूरी है।
अब इसी का ही 1C है, मेंशन द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल बर्थ ऑफ सलीम इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। तो इसका आंसर है रामदास। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, आप 1 जरूर लिखेंगे, आप 1 लिखेंगे, 1C जो कि मार्जिन में लिखेंगे और आंसर में आप इसका 3 नंबर भी देंगे और रामदास भी देंगे। अब ऐसे ही है 1D, और 1D का क्या है, 1D में है मेंशन द नेम ऑफ द सब स्कूल ऑफ फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ डेक्कन स्कूल रागिनीपट हमसिका इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। तो कौन से सब स्कूल में है, अहमदनगर सब स्कूल में है। तो आपको लिखने का तरीका हूबहू वही रहेगा जो कि हमने आपको समझाया है। अब है 1E, मेंशन द टाइटल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ किशनगढ़ सब स्कूल ऑफ राजस्थानी सब स्कूल दैट इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। तो ये है भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। तो अगर आपने जो फर्स्ट 5 जो वैल्यू पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको हर पेंटिंग में समझाते हैं, अगर आपने वो पढ़ लिए हों, उसके ओवर एंड अबव जो हमने 1 मार्कर आपको वीडियोस जो दिए हैं वो आपने देखे हो तो आपको सब आ ही जाएंगे। और फिर नेक्स्ट है, हु पेंटेड द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ पहाड़ी स्कूल नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन विच इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। तो इसका आंसर है नैनसुख। तो लिखना वैसे ही है जैसे कि हमने आपको सिखाया है। अब आता है सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में क्या है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो इसको आप शॉर्ट करके लिखना है इसको। और इसके भी जो वीडियो है, जो रिवीजन सीरीज हमने बनाई है, इसकी रिवीजन 1 से लेकर रिवीजन 6 तक की सीरीज है, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, रिवीजन 5 और रिवीजन 6। तो उन सीरीज में जो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो तो हमने कवर करे ही हैं। इसके अलावा जो 30 मार्क में कैसे लिखना है वो हर पेंटिंग को हमने लिख के भी दिखाया है। तो ये वाला जो हमने यहाँ पैराग्राफ लिया है ये वहीं से ही लिया है, आप भी वहीं से आप देख सकते हैं बाकी पेंटिंग को किस तरीके से लिखना है, और आप इनको वहीं से ही जैसा हमने वहां पर लिखना सिखाया है आप उसको लिख सकते हैं। तो ये है मारू रागनी का डिस्क्रिप्शन 30 वर्ड्स में, और ये है कृष्णा विद गोपी जो पहाड़ी स्कूल है उसका डिस्क्रिप्शन। लेकिन आपको आंसर में क्या है, आपको आंसर में किसी एक को लिखना है, तो जो भी आपको अच्छे से आता हो आप उसको लिख सकते हैं। अब आता है यही 30 वर्ड्स में इसको भी लिखना है, मैरिज प्रोसेशन और दारा सिखोई और हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। तो इसमें भी ये जो हमने लिया है ये हमने वहीं से ही उठाया है रिवीजन सीरीज से। आप भी रिवीजन सीरीज से आप उसको पढ़िए 30 वर्ड्स में किस तरह से पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है, और उसको आप इसमें 30 वर्ड्स में लिखने के लिए आपको वो फायदा दे सकता है। अब आता है आपका सेक्शन 3। अब सेक्शन 2 में अब सी ऑप्शन है जो कि रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन और संतल फैमिली। तो इनको भी वही 30 वर्ड्स हैं जो कि आप रिवीजन सीरीज आप रेफर करिएगा और वहां से आप इनको देख सकते हैं। ये भी 30 वर्ड्स के आंसर करना आपको आ जाएगा। इसके अब आता है सेक्शन 2 में राम वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन इन या फिर संतल फैमिली ऑफ वॉल्स। तो इनमें से जो ये पहले हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, संतल फैमिली कर चुके हैं, अब हम लोग ऑफ वॉल्स कर रहे हैं। तो ऑफ वॉल्स का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ये भी वहीं से लिया है। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन 2 है वो खत्म होता है, जिसमें कि आपके 3 क्वेश्चन हैं 2-2 मार्क्स के, और सब में आपको 3 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है, और आप उस ऑप्शन में से जो भी आपको आता हो आप उसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं 30 वर्ड्स वाले। हमने आपको सब एक्सप्लेन करके दिखाया है, लेकिन आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं इनमें से 30 वर्ड्स वाले, जिसका कि आंसर आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है इसमें ए से ए वाला जो ऑप्शन है उसमें एक करना है, हमने आपको दोनों दिखाए हैं लेकिन आपको करना एक है। वैसे ही इसमें भी जो 2 और ऑप्शन है, 2 आपको ऑप्शन दिए हुए लेकिन हमने दोनों दिखाए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना एक ही है। और इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें हमने आपको तीनों करके दिखाए हैं, लेकिन आपको इसमें लिखना एक ही है। तो इस तरीके से आपको 2-2 मार्क्स का आपको मिलेगा 30 वर्ड्स का ये, और वो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद आता है
सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में क्या है कि राइट द आंसर फॉर ईच ऑफ द बोथ पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो आपको बी से दो दिए हुए ए सेक्शन और बी सेक्शन। तो अब ये क्या है, ये जो दो सेक्शंस हैं ये 3-3 मार्क्स के हैं, आपको इनको करना है। अब इसके लिए क्या है, वो व्हाई डू यू लाइक और डिसलाइक एनी ऑफ द फॉलोइंग मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम ईच पार्ट, जस्टिफाई योर आंसर विद एप्रोप्रिएट रीजंस ड्यूली बेस्ड ऑन एस्थेटिक पैरामीटर्स। ड्यूली बेस्ड ऑन एस्थेटिक पैरामीटर्स। तो एस्थेटिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, एस्थेटिक पैरामीटर्स मतलब आर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसके हिसाब से आपको ये वाला जो पेंटिंग है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ए ऑप्शन में आपको दो दो आपको ऑप्शंस दिए हैं और बी वाले में भी आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब है इसमें आप कोई एक चुन सकते हैं और इसमें भी आप कोई भी एक चुन सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा एक और वीडियो है जो कि है वीडियो जिसमें हमने बनाया है कीवर्ड्स। तो आपको अपने एग्जाम में कौन कौन से वर्ड्स लिखने हैं जो कि कीवर्ड्स हैं जिनको आपको याद करके लिखना चाहिए, तो वो हमने बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और वैसे हमने उसके भी कुछ पार्ट इधर ही डाल दिया है। तो जो एस्थेटिक पैरामीटर्स हैं उसमें कुछ शब्दों का यूज आपको करके आपको उस पेंटिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ शब्द कौन से हैं, जैसे लाइन, कलर, इंटेंसिटी, वैल्यू, टेक्सचर, स्पेस, यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, रिदम, प्रपोर्शन, पर्सपेक्टिव, शेप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मटेरियल क्या यूज किया है, मीडिया मतलब किसने पेपर में बनाया, मीडिया ऑफ कंपोजिशन मतलब क्या है, मोजाइक है कि पेंटिंग है कि मूरल है, किस तरीके की है, ये आपको उसको बतानी पड़ेगी। तो ये इस शब्दों का इस्तेमाल करके अगर आप लिखेंगे तो आपको वो बोलेंगे कि आपने एस्थेटिक पैरामीटर से ये वाली पेंटिंग को आपने एक्सप्लेन कर दिया है। तो पेंटिंग की जो एक्सप्लेनेशन है उसको हमने जैसे आपको एक वाला जो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, इसका हमने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है कि किस तरीके से इन शब्दों को यूज कर सकते हैं। अब दिस टेम्पेरा वर्टिकल पेंटिंग, तो वर्टिकल पेंटिंग आपका कहाँ पे आया, ये वाला आया। तो ये वाला जो चीजें हैं तो ये जो है वो आपका आपने एस्थेटिक पैरामीटर से आपने इसको ले लिया है। इज अ टू डायमेंशनल पेंटिंग, तो ये शब्द टू डायमेंशनल पेंटिंग, टू डायमेंशनल क्या होता है, जो भी हम लोग पेंट करते हैं जनरली वो 2 डायमेंशन का होता है, स्कल्पचर्स क्या होते हैं 3 डायमेंशन के होते हैं। तो जितने भी पेंटिंग हैं आप उनको 2 डायमेंशनल लिख सकते हैं। तो ये भी जो शब्द है ये भी शब्द क्या है, एस्थेटिक पैरामीटर का ही ये शब्द आपने यूज किया है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये आप कुछ कुछ चीजें हैं जो आप हर पेंटिंग में आप लिख सकते हैं। पेंटिंग को आप देख के समझ सकते हैं कि वो पेंटिंग वर्टिकल है कि वो हॉरिजॉन्टल है। तो ये शब्द हो गया एस्थेटिक पैरामीटर का। और 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, तो स्कल्पचर्स के लिए 3 डायमेंशनल लिख दीजिए, बाकी पेंटिंग के लिए 2 डायमेंशनल लिख दीजिए। तो ये भी आपका एस्थेटिक पैरामीटर का हो गया। और अब अकबर्स पीरियड, इट शोज कृष्णा होल्डिंग द माउंट गोवर्धन ऑन हिज लिटिल फिंगर, द माउंटेन शोइंग स्ट्रॉन्ग पर्शियन इन्फ्लुएंस हैज बीन मेड टू अपीयर रियलिस्टिक बाय पेंटिंग मैसिव रॉक्स, लार्ज ट्रीज एंड सेवरल एनिमल्स लाइक डियर्स एंड मंकीज। तो वही है जो 30 वर्ड्स वाला हमने रिवीजन सीरीज में डाला है, उसी में से ही हमने इसको निकाला है। द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हमने इसमें शब्द का क्या इस्तेमाल किया, इंटेंसिटी, क्योंकि वो बहुत डार्क पेंटिंग है तो हमने लिख दिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई लाइट कलर पेंटिंग है तो आप लिख सकते हैं इज लाइट, अगर कोई ब्राइट कलर पेंटिंग है तो आप लिख सकते हैं ब्राइट। तो इस तरीके से ये शब्दों का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। तो ये शब्द आया इंटेंसिटी ऑफ द कलर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब लॉर्ड कृष्णा इज ड्रेस्ड इन पीताम्बर कलर, इज पेंटेड in his Virat robe, giving protection to Braj people from the angry rain god Indra. Blue is the predominant color. तो अब कलर का शब्द आपने इस्तेमाल किया, कलर भी एस्थेटिक पैरामीटर में आता है तो वो भी आपने इसमें इस्तेमाल कर लिया है। All figures are mostly 1.5 चश्मा, there is a perfect balance in the painting। अब बैलेंस का क्या है कि ये जो है जब आप ये देखें कि जब कोई भी पेंटिंग है उसमें आप देखें कि जो स्पेस का यूटिलाइजेशन है वो पूरा बराबर करा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो अगर पेंटिंग में एक कोने में तो बहुत सारी पेंटिंग करी हुई है, दूसरा कोना खाली है, तो अगर ऐसा है तो उसमें बैलेंस नहीं होएगा। तो लेकिन आपकी जितनी भी पेंटिंग है सब में बैलेंस है, तभी आपको पढ़ाई जा रही है, इसलिए आप
सब पेंटिंग में लिख सकते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस इन द पेंटिंग। तो ये भी आपने एस्थेटिक पैरामीटर से आपने इस पेंटिंग को बता दिया। द स्पेस यूटिलाइजेशन ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड हैज बीन डन ब्यूटीफुली। तो अब फोरग्राउंड क्या है, जब ये स्पेस यूटिलाइजेशन, ये भी एक जो शब्द है, ये भी जो है वो भी आपका एस्थेटिक पैरामीटर्स में ही आता है कि मतलब आगे की तरफ जो पेपर है उसमें उन्होंने जो ड्राइंग करी है, पेंटिंग करी है, उसको कैसे यूटिलाइजेशन करा है, बैकग्राउंड में क्या दिखा रहे हैं, क्या उसमें अच्छे से यूटिलाइजेशन करा है। तो जनरली जितने भी आपके पेंटिंग्स हैं उसमें बहुत प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन करा है, तो आप सब में यही शब्द लिख सकते हैं, द स्पेस यूटिलाइजेशन ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड हैज बीन डन ब्यूटीफुली। ये लाइंस जो हम बता रहे हैं ये सब आपके सारी की सारी पेंटिंग में आप ये लिख सकते हैं, बस आपको इनको याद करना है और आपको सब पेंटिंग में लिख देना है। परफेक्ट हार्मनी कैन बी सीन इन द पेंटिंग। अब हार्मनी शब्द जो है वो भी जो शब्द है वो आपका ये एस्थेटिक पैरामीटर्स में ही आता है। तो ये वाला जो शब्द है हार्मनी, क्या होता है, जब हम किसी पेंटिंग को देखते हैं और हमको लगता है कि उसको देख के कि ये पेंटिंग में ऐसा नहीं है कि अचानक कोई चीज आ गई हो, कोई चीज जो जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहां पे वो चीज है। आपको देख कर एकदम, जब एक पेंटिंग आप देखें और आपको एकदम कंप्लीटनेस लगे कि हाँ ये तो एकदम परफेक्ट है, तो हम बोलते हैं उसमें हार्मनी है। तो आपको जितनी भी पेंटिंग सिखाई जा रही है सब में हार्मनी है। तो आप इसीलिए ये वाला जो शब्द है परफेक्ट हार्मनी कैन बी सीन इन द पेंटिंग, तो वो आप सब पेंटिंग में लिख सकते हैं। एंड फॉर ऑल द अबव रीजंस आई लाइक द पेंटिंग, और इसीलिए हमको ये पेंटिंग पसंद है। तो ये शब्द आप कौन कौन से हैं, पेंटिंग वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, कलर उसमें कैसा है, कलर और इंटेंसिटी उसकी कैसी है, डार्क है, लाइट है कि ब्राइट है। ये वाला ये शब्द का इस्तेमाल इसमें आपको करना है। स्पेस यूटिलाइजेशन क्या है, फोरग्राउंड का, बैकग्राउंड का, सब में सेम लाइन, स्पेस यूटिलाइजेशन ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड हैज बीन डन ब्यूटीफुली। सब में सेम लाइन, देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस इन द पेंटिंग, और सब में सेम लाइन, परफेक्ट हार्मनी कैन बी सीन इन द पेंटिंग एंड फॉर ऑल द अबव रीजंस आई लाइक द पेंटिंग। और ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि पेंटिंग वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, तो आप यही पेंटिंग स्टार्ट ही ऐसे करेंगे। और टेम्पेरा है तो ये भी आप स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो ये भी आपका एस्थेटिक पैरामीटर का ही पार्ट है। तो ये आप लिखते हुए वर्टिकल पेंटिंग है, 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, वो आप डिसाइड करेंगे कि वो एक स्कल्पचर है कि वो एक पेंटिंग है। तो इस तरीके से ये जो चीजें आप लिखेंगे तो एस्थेटिक पैरामीटर से आपकी पेंटिंग को आपको कोई भी रोक ही नहीं सकता कि आपको पूरे मार्क्स ना मिले। और ये कुछ रिटे रटाए आपके लाइंस हैं जो कि आप सब में आप फिट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो हमने बाकी आपको एक्सप्लेन नहीं करे हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आप हमारे जो वीडियोस हैं उनमें से या फिर वेबसाइट में से आप ये देख लीजिए कि इनका आंसर कैसे लिखना है, और उसमें जो शब्द हमने इस्तेमाल करने को बोले हैं वो उनको आप डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है सेक्शन 4, और सेक्शन 4 में क्या है, आइडेंटिफाई एनी रिलेवेंट पेंटिंग इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन देम इन द पेंटिंग अकॉर्डिंगली। अब इसमें ये है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई भी देंगे वो आप उनमें से पेंटिंग्स आप पढ़ चुके होंगे। अब आपको बस ये सोचना है कि उनमें से इसका कौन सा मैच बन रहा है, तो वो जो मैच बन रहा है वो आपको पेंटिंग लिख देना है, और वो पेंटिंग हूबहू वैसे ही लिखना है जैसे कि हमने आपको वीडियो में एक्सप्लेन करा है। आपको 5 वैल्यू पॉइंट्स लिखने हैं, उसके बाद आपको जो इंट्रोडक्शन है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में लिखना है, कंपोजिशन के बारे में लिखना है, और कोई अगर कलर स्कीम है तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। So in the painting of Rajasthan school, the glowing colors are used in deep harmonious contrast, and these are applied flatly within definite outline of forms which strike most with the intensities. तो कौन सा ऐसी पेंटिंग है जिसमें बहुत ब्राइट कलर्स का यूज करा गया है और कॉन्ट्रास्ट भी है कलर्स में। तो वैसे तो आप अगर देखेंगे राजस्थानी स्कूल में तो सारी पेंटिंग इसके लिए क्वालिफाई करेंगी, लेकिन हमने सोचा है कि मारू रागनी और चौगन प्लेयर्स इसके लिए ये ज्यादा एप्लीकेबल है। तो ये आप आंसर्स इसमें लिख सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्ट आंसर हो कि एकदम यही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ये जो आंसर क्वेश्चन है ये सब में एप्लीकेबल हो सकता है। इसलिए आप जो भी आप उसमें आपको लगे जो आंसर एप्लीकेबल है वो आप उसमें लिख सकते हैं। अब है डिपिक्शन ऑफ कृष्ण लीला। तो कृष्ण लीला के लिए तो आपको पता ही है कि पहाड़ी पेंटिंग में कृष्णा विद गोपीज ही वाला पेंटिंग है, तो वो आपको लिखना है और हूबहू वैसे ही लिखना है जैसे कि हमने आपको वीडियो में समझाया है। 5 वैल्यू पॉइंट्स लिखने हैं, सब्जेक्ट लिखना है, डिस्क्रिप्शन
कॉम्बिनेशन लिखना है, कलर स्कीम है तो वो लिखना है, और आप उसके नोट्स आप अगर चाहें तो आप मेरी वेबसाइट में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला आंसर आप उसमें से लिख सकते हैं। अब आता है सेक्शन 5 जो कि 6 मार्कर का होता है। अब इसमें क्या है, अप्रिशिएट एनी ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडियन पेंटिंग इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ स्टडी ड्यूली बेस्ड ऑन इट्स नेम ऑफ द पेंटर, मीडियम एंड टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर एंड कंपोजिशन। तो ये जो है हल्दी ग्राइंडर और द वल्चर है, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। और इसमें आपको जैसे कि पहले वाले में हमने आपको समझाया है, इसमें भी हूबहू आपको वही 5 वैल्यू पॉइंट्स और जो हमने आपको लिखाया है हूबहू आपको वैसा ही लिखना है, और आप उसमें लिखेंगे तो आपको इसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, जो कि आपको नोट्स वहाँ पे आप अवेलेबल हैं आपको। और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, अपने जूनियर्स को जरूर बताइए इस चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। और फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर मुझे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।